नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए राहुल ने कहा पेगासस जासूसी देशद्रोह जैसी, इस्तीफा दें अमित शाह। अंबानी, पूर्व सीबीआई निदेशक वर्मा और राफेल के एजेंट की भी हुई जासूसी। सिद्धू ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान, कैप्टन से सुलह के बावजूद तल्खी। बाज नहीं आ रहे बीजेपी नेता, मीनाक्षी लेखी ने किसानों को कहा मवाली। बीएसपी ने अयोध्या से शुरू किया ब्राह्मणों को लुभाने का अभियान। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेगासस एक हथियार है, इजराइल सरकार इसे हथियार बताकर बेचती है और इसे आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कहती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार को संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कर्नाटक में भी इसका इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने कहा इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द हो सकता है और वो है देशद्रोह। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ उन तक सीमित नहीं है बल्कि ये जनता की आवाज़ पर भी आक्रमण है। राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में भी इसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पेगासस के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान मामले की जांच फ्रांस में शुरू हो चुकी है और इस मामले का सच अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर शख्स को नहीं खरीद सकते। तो राहुल गांधी ने एक साथ दो शिकार किए हैं। एक तीर से पेगासस का मामला उठाया है। पेगासस के जरिए जो लोकतांत्रिक संस्थान है हमारे, उनकी जासूसी हो रही थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या जो विपक्षी दल हैं उनकी जासूसी हो। खुद राहुल गांधी की जासूसी करने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पत्रकारों की सीबीआई जो एक बड़ी संस्था है उसकी जासूसी हुई है, जिसकी खबर चर्चा हम अगली खबर में करेंगे। तो एक तरफ तो उन्होंने पेगासस मामले से उठे सवाल उठाए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक हथियार है। दरअसल ये केवल जासूसी का मामला नहीं है, ये एक हथियार है। इजराइल की जो कंपनी एनएसओ इसे हथियार करके कह के बेचती है और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल इस देश के अंदर आम नागरिकों के खिलाफ हुआ है या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हुआ है या जजों और चुनाव आयुक्तों और इस तरह के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोगों का हुआ है, तो एक तरह से ये देशद्रोह है, क्योंकि ये संविधान के उलट है, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के उलट है, कानून के खिलाफ जाता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल राफेल को दबाने के लिए भी किया गया है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक उन लोगों की भी जासूसी हुई है जो पूरे राफेल के सौदे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर सता रहा था कि कहीं उनके ज़रिए वो जो उसने डील की है और जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। अब फ्रांस में पेगासस मामले की भी जांच शुरू हो गई है और इसके पहले राफेल मामले की भी जांच शुरू हो गई है। तो सरकार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। उस जांच से अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है जिनसे आरोपों की पुष्टि होती है तो ये सरकार फिर मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रह जाएगी। ये हालांकि शर्मनिरपेक्ष सरकार है, इसे फिर भी शर्म नहीं आएगी और फिर भी वो इसे विदेशी षड्यंत्र का नाम देकर टालेगी। लेकिन सच लोगों के सामने आ जाएगा तो वो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगली खबर लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए होने वाली गैर कानूनी जासूसी के निशाने पर रिलायंस के प्रमुख अनिल अंबानी और उनके नज़दीक के लोग भी शामिल थे। उनके अलावा
पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा का नाम भी उसमें शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा ही नहीं, उनकी पत्नी, बेटी और दामाद के नंबर भी उन नंबरों की सूची में शामिल हैं जो इस पेगासस की जासूसी के निशाने पर थे। सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर 2018 को बीच रात को जब पद से हटाया गया था तो उसके तुरंत बाद पेगासस स्पाईवेयर उनके 3 फ़ोन नंबरों पर नज़र रखने लगा था। बता दें, वर्मा की बर्खास्ती के 3 हफ्ते पहले यानी 4 अक्टूबर को मशहूर वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शर्मा ने वर्मा के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की थी। वे वर्मा से राफेल मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने गए थे। इस मुलाकात की खबर प्रमुखता से छपी थी और ये कहा गया था कि इन दोनों लोगों से राफेल के मुद्दे पर मिलने की वजह से प्रधानमंत्री आलोक वर्मा से नाराज़ हो गए थे। वर्मा ने प्रशांत भूषण और अरुण शौरी से मिलने के बाद भी राफेल की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए थे, पर यह आशंकाएं जताई जा रही थी कि राकेश अस्थाना के हमले के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें वर्मा राफेल सौदे की जांच के आदेश दे दें। अनिल अंबानी और उनके कर्मचारियों को भी 2018 में सूची में डाल दिया गया था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मसले पर घेरा हुआ था और विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन के साथ भारत में अनिल अंबानी की कंपनी को इन विमानों को बनाने का काम मिला हुआ था। तो अब ये कुछ और चीज़ खुल रही है राफेल मामले को लेकर। उस समय सीबीआई के प्रमुख आलोक वर्मा थे, उनसे मिलने गए थे प्रशांत भूषण और अरुण शौरी। वो उस समय राफेल मामले की जांच के लिए प्रयासरत थे, उसकी एफआईआर कराना चाहते थे। सीबीआई के सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था और ये बात जब पीएमओ को पता चली, मोदी को पता चली, तो फिर आलोक वर्मा को रातों रात, आपको याद होगा कि आधी रात को उनको उनके पद से हटा दिया गया था और राकेश अस्थाना जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास थे, उनके विश्वस्त थे, उनको तुरंत सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया था। काफ़ी विवादास्पद फैसला था, ऐसा होता नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, आपको अगर याद हो तो। लेकिन ये मामला इतना संगीन क्यों हुआ था, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह अब समझ में आ रही है कि राफेल का मसला था और राफेल की अगर जांच शुरू हो जाती तो उस समय जब चुनाव नज़दीक थे तो सोच सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती, सरकार की स्थिति क्या होती और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती। तो राफेल मामले को दबाने के लिए सीबीआई में ये परिवर्तन किए गए। उधर अनिल अंबानी की भी जासूसी हो रही थी कि कहीं उनकी वजह से ये लीक ना हो जाए, जो डील हुई है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने महंगे राफेल क्यों खरीदे और इतने कम क्यों खरीदे और ये हड़बड़ी में क्यों किया गया सौदा। तो ये तमाम सवाल उठ रहे थे। तो ये अब साफ है कि एक और प्रमाण आ गया पेगासस के निशाने पर ये लोग क्यों थे। और तो और राकेश अस्थाना के पीछे भी उनके फ़ोन को भी टारगेट पर लगा दिया गया था कि राकेश अस्थाना बेशक पीएमओ के बहुत विश्वस्त हों, लेकिन क्या पता कब वो पलट जाएं, तो उनको भी टारगेट पर रखा गया था। तो आप देखिए कि कैसे जासूसी का जाल बिछाया गया सीबीआई पर और उधर अंबानी पर, अनिल अंबानी पर, जो कि उस डील में शामिल किए गए थे। प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये माफ़ कीजिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ही कह चुके हैं। दसा कंपनी भले ही खंडन करती रहे, लेकिन वहाँ की जो मीडिया पार्ट नाम की वेब पोर्टल है उसने भी इसका खुलासा किया था। तो अब ये राफेल का मामला फिर से सामने आ गया है और कैसे सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की वो भी इससे पता चलता है। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस में ज़बरदस्त जंग के बाद आज आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। दोनों एक साथ बैठे हुए दिखे। कार्यक्रम के एक वीडियो को देखकर पता चलता है कि सिद्धू ने इस दौरान 2 बार झुककर कैप्टन का अभिवादन किया और बातचीत की शुरुआत करते हुए उनके हालचाल लिए और कहा कि उन्हें देखकर उन्हें खुशी हुई है। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों, वरिष्ठ नेताओं को चाय पार्टी पर बुलाया था और इस चाय पार्टी में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई थी। तो एक तरह से दोनों नेताओं के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई है। दोनों के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था वो एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ तलखी अभी बाकी है, क्योंकि
हालांकि सिद्धू ने माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन अमरिंदर सिंह के सम्मान में उन्होंने 2 बार उन्हें नमस्कार किया और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पैरी पोना भी कहा, यानी पैर छूता हूँ, इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया जो उनकी विनम्रता को जाहिर कर रहा है या उनके लचीलेपन को जाहिर कर रहा है और इस विवाद को ख़त्म करने की उनकी पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है अगर दोनों नेताओं के बीच की दूरियां कम होती हैं, मनमुटाव कम होता है और एक ही साथ मिलकर इस चुनाव अभियान को वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नवजोत सिद्धू ज़ुबान के ज़रा तीखे, कड़वे और कई बार असावधान भी होते हैं और ये इस पूरे कार्यक्रम में भी उन्होंने जो भाषण दिया उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे पर में खड़ा किया, अपनी ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि वो लगातार वही सवाल, वही भाषा बोल रहे थे जो पहले बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें जिस अंदाज में पेश आना चाहिए वो अंदाज अभी उन्होंने अख्तियार नहीं किया है। प्रदेश में उनकी अपनी सरकार है, अपनी ही सरकार की आलोचना करके वो किस तरह से पार्टी के लोगों को साथ लेंगे, पार्टी के विधायकों, सांसदों को साथ लेंगे और साथ में अपनी सरकार की छवि खराब करके वो जनता से किस तरह से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिद्धू को ये समझना चाहिए और हाईकमान को उन्हें ये समझाना चाहिए कि अपनी ही सरकार पर आक्रमण करना कोई अच्छी रणनीति नहीं है चुनाव के लिहाज से, और ना ही अपनी पार्टी को दोबारा से संगठित करके खड़ा करने की। हालांकि इस चुनाव में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, उसको साफ एज है, किसी दूसरे पार्टी से वो ऐसा चैलेंज नहीं मिल रहा है, ना आम आदमी पार्टी से और ना ही अकाली दल से, दोनों अब बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी अभी 6 महीने और 6 महीने में बहुत कुछ होता है राजनीति के लिए, तो ये सावधानी बरती जानी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। कुछ ही दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल में शामिल की गई मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कह दिया था। हालांकि उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा हो तो वो अपने शब्दों को वापस लेती हैं। दरअसल नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी शुक्रवार को पत्रकारों के सामने अपनी सफाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में शामिल लोग किसान नहीं हैं, वे लोग मवाली हैं और किसान के पास वक्त नहीं है कि वो जंतर मंतर पर आकर बैठे। बता दें कि बीजेपी में अकेली मीनाक्षी लेखी ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। जनवरी 2021 में राजस्थान की सुरक्षित दौसा सीट से सांसद जसकौर मीणा ने कहा था कि किसान आंदोलन में आतंकवादी बैठे हुए हैं, उन्होंने AK-47 ली हुई है और खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री JP दलाल ने बीते साल कहा था, किसान का नाम आगे करके विदेशी ताकतें जैसे चीन और पाकिस्तान या दुश्मन देश हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इसी प्रकार से और भी नेताओं ने किसानों को अनाप शनाप कहा था। तो एक पूरी परंपरा है बीजेपी में किसान आंदोलन को बदनाम करने की। किसानों के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके मन में किसानों को लेकर कितना सम्मान है या किसानों को वो भारत के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये उनकी भाषा और उनके विचारों से स्पष्ट हो जाता है, जो कि पिछले 7-8 महीनों में लगातार बीजेपी के विभिन्न स्तर के नेताओं के द्वारा, चाहे वो क्षेत्रीय हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं हों, उनकी भाषा से सामने आ गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब इस तरह के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो उनकी पार्टी खामोश रहती है, सरकार खामोश रहती है। जब एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा में बात करती है तब भी सरकार के प्रवक्ता इस मामले में कोई सफाई देने सामने नहीं आते, अपनी तरफ से कोई खंडन नहीं करते हैं। इसी तरह से पहले भी जब इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तान वगैरह कहा गया तो सरकार ने चुप्पी साधे रखी और भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप्पी साधी रखी। तो साफ है कि एक पूरा एजेंडा है किसानों को बदनाम करने का, चाहे वो किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। और किसानों के आंदोलन से खींची हुई है बीजेपी और ये सरकार, क्योंकि किसानों का आंदोलन उनकी तमाम उम्मीदों के उलट चलता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। किसानों की संसद चल रही है जंतर मंतर पर पिछले 2 दिनों से और वो लगातार चलनी है। 5 सितंबर को बड़ा आयोजन होना है
और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिशन चलना है चुनाव का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही हैं, बीजेपी नेताओं को परेशान कर रही हैं। और ये दो राज्य, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसानों का जो रवैया है, किसानों का जो आंदोलन है, अभियान है, उससे बहुत बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं बीजेपी के नेता, और इसीलिए उन पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को खूब टिकट देने का दांव चल चुकी बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन कर रही है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में इसकी शुरुआत की गई। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही कि बीएसपी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी है। बसपा ने पूरे राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया है। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस सम्मेलन को अलग अलग जिलों में किया जाएगा और 29 जुलाई तक ये चलेगा। इसकी शुरुआत अयोध्या से हो गई। इसके अलावा 24-25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में गोष्ठियां आयोजित की जानी हैं। ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर मायावती इतनी गंभीर हैं कि वो खुद इन सम्मेलनों की मॉनिटरिंग करेंगी। पिछले हफ्ते उन्होंने ब्राह्मणों से अपील की थी कि वे बीजेपी के बजाय बीएसपी को वोट दें। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण हैं, इसलिए सभी दल अब इस समुदाय को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो बीएसपी, मायावती चूंकि एक बार ये गठबंधन आजमा चुकी हैं, इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग से फ़ायदा उठा चुकी हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर पुराने फार्मूले को दोहराया जाए, फिर से जो ब्राह्मण बीजेपी से छिटक रहे हैं, बीजेपी से नाराज़ हैं, अगर उनका एक हिस्सा उनको मिल जाए तो उनका जो 19-20% का वोट है उसमें कुछ अगर 4-5% का इजाफा होता है और कहीं और से भी पिछड़े जातियों के भी कुछ वोट आ जाते हैं तो एक बड़ी चुनौती वो बीजेपी के सामने खड़ा कर सकती हैं। तो इसीलिए वो ब्राह्मणों पर फोकस कर रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जो उनकी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा हैं, मायावती के सलाहकार भी हैं और एक प्रमुख नेता भी हैं और लंबे अरसे से मायावती से जुड़े हुए हैं, वो इसकी कमान संभाल रहे हैं और ब्राह्मणों को लुभाने की, आकर्षित करने की ये कवायद कर रहे हैं। इसका कितना असर होगा ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि तमाम पार्टियां ब्राह्मण वोटों पर टूट पड़ी हैं। 12% वोट हर पार्टी चाहती है कि उसमें से कुछ हिस्सा उसे मिल जाए ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो जाए, लेकिन जो ब्राह्मण पहले बीजेपी से जुड़ चुका था, उनका आधार बना हुआ था, वो कितना टूटेगा ये अभी केवल अटकलों तक सीमित है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।